मॉक पेपर 7 में क्या हमसे कह रहा है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो जैन मत धर्म के हैं। श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव थे, जबकि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत को दौरा किया? तो इसमें किसने भारत का दौरा किया? चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आपका ये क्या लिखा है? फायान ने भारत का दौरा किया था। उसने 401 से 410 ईस्वी तक भारत में निवास किया। वह 3 वर्ष पाटलिपुत्र में रहा। पाटलिपुत्र में रहते हुए संस्कृत का अध्ययन किया। देख रहे हो लोग, संस्कृत का भी अध्ययन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे कह रहा है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से लेकर के 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। है कि नहीं? तो ये कौन थे? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, जिसने 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। ये तो उल्टा दिया ना, 272 से 298 होना चाहिए ना, ऐसे ही रहता है के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत व साम्राज्य बढ़ाया बिंदुसार थे। बिंदुसार को अमित्रेचेटस, अभित्रघात और सिंहसेन भी कहा जाता है। बिंदुसार महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह प्रसिद्ध व पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र महान राजा अशोक के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कह रहा है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में फिलिंदाब्रेंस के नाम में जाना, हाँ बिहार में। वेरी गुड। तो यहाँ पर आपसे ये कह रहे हैं मौर्य वंश के संस्थापन मगध में हुई थी, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा धन को पराजित कर की गई थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बिहार थी। इस राजवंश की स्थापना में चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य का मुख्य योगदान था। नेक्स्ट गुरु के क्वेश्चन में कह रहे हैं 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? तो कौन सा दिया था? मुंबई। वर्ष 1662 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी पुत्री कैथरीन ब्रोंगेजा का विवाह इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से किया था। बम्बई तटीय शहर दहेज स्वरूप प्रदान किया। नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं अल्बुकर्क ने गोवा को फिलिंदाब्रेंस से अधिग्रहित किया था। तो किससे अधिग्रहित किया था? बीजापुर के सुल्तान से। तो जगह पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से 1510 में गोवा को अधिग्रहित किया था। पुर्तगाली भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी थे। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं 1953 से 67 के मध्य किस सत्याग्रह आंदोलन ने छोटे किसानों को जोखिम लेने तथा बड़े जमींदारों की निजी भूमि पर कब्जा करने, जो स्वयं कृषि कार्य नहीं करते थे तथा उस भूमि पर खेती शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया? तो कौन थे? पारधी दक्षिणी गुजरात के वलसाड़ जिले का एक तालुका है। इस इलाके की एक प्रमुख समस्या यह थी कि खेती योग्य कुल भूमि का 3/4 भाग 100 जमींदारों के पास थी, जबकि इन जमींदारों को खेती करने में कोई रुचि नहीं थी। इसी के परिणाम स्वरूप वर्ष 1953 से 67 के मध्य पारधी सत्याग्रह आंदोलन के अंतर्गत छोटे किसानों को जोखिम लेने तथा बड़े जमींदारों की निजी भूमि पर कब्जा करने तथा जो स्वयं कृषि कार्य नहीं करते थे उनकी भूमि पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, तो इसका आंसर समझ में आया आपका? पारधी, ठीक है ना। नेक्स्ट है कह रहे हैं आपसे किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति किया गया था?
किया गया था? तो आ जाएगा ना 1917 में हो जाएगा। सैडलर आयोग का गठन सन 1917 में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। इस आयोग में 2 भारतीय डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी एवं डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद शामिल थे। इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा पर भी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो गोपी मोहन देव ने की थी। सही है ये आपका। कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना वर्ष 1830 में गोपी मोहन देव राधाकांत देव द्वारा की गई। इस सभा की स्थापना सामाजिक सुधार आंदोलन का मुकाबला करने के लिए की गई थी। इस सभा द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का कड़ा विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। एकदम सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं भारत सरकार का अधिकृत निकाय APEDA कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? तो किस पक्ष से संबंधित है कि एक प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात। तो इसमें कह रहे हैं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APDA की स्थापना दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई। प्राधिकरण ने संसाधित खाद्य निर्यात प्रोत्साहन परिषद का स्थान लिया। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं निम्न में से किनको ऊर्जा के अच्छे स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो किनको किया गया है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को? सौर को भी, भूतापिया को भी और पवन ऊर्जा को भी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि फिलिंदम भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? कौन सा है? उड़ीसा। एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान अवस्थित है? तो भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आपका कानपुर में अवस्थित है। ये आपको एकदम रट लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो इसमें से मंगोलिया की मुद्रा तोगरोग है, ये याद रखिएगा, तोगरोग। नेक्स्ट है आपसे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो ये सभी को पता है, सबको रटा हुआ है। कितनी होती है? 21% होती है। फिर उसके बाद आपसे कह रहे हैं एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने देता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? शेयर कॉर्पिंग इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शेयर कॉर्पिंग। याद रखना। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? द्राम। तो इसमें रटने वाली चीज़ है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं। और अगर समझना चाहें तो आर्मेनिया की मुद्रा आर्मीनियाई द्राम यानी आर्मीनियाई काकसित पर्वत के दक्षिण में स्थित है। यह छोटा पर्वतीय गणराज्य पूर्व में अजरबैजान, दक्षिण में ईरान तथा उत्तर में जॉर्जिया से घिरा हुआ है। यहाँ जल के मुख्य स्रोतों में सेवान झील तथा अरकाश व राजदान नदियाँ हैं। तो नेक्स्ट है आपसे सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है भाई? तो सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर डॉलर है। ध्यान रखिए एकदम सारा सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर डॉलर करीब 55 रुपये के बराबर कीमत का है। सिंगापुर देश की राजधानी सिंगापुर शहर। बताओ 55 रुपये के बराबर है इसकी कीमत। नेक्स्ट है आपसे क्या कह रहे हैं प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्या है देश का शीर्ष संगठन? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारत की प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित सबसे बड़ी संस्था है। इस बोर्ड का गठन संवैधानिक संस्था के रूप में जल अधिनियम 1974 के तहत 22 सितंबर 1974 में किया गया। इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण निवारण पर नियंत्रण अधिनियम 1981 ईर्षा के तहत कुछ शक्तियां व कार्य सौंपे गए हैं। अब उसके बाद देखिए आगे आपसे क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में फिल इन द ब्लैंक्स और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो क्या है तीसरे स्थान पर आपका? फिलीपींस है। फिलीपींस, ठीक है ना। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। नारियल वृक्ष को कल्प वृक्ष यानी स्वर्ग का वृक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है आपसे निम्न में से कौन सा गलत है? इनमें से कौन सा भाई गलत है आपसे? तो 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये आपका गलत है। ठीक है ना।
35 होना चाहिए। हाँ, एकदम सही, वेरी गुड। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में राज्यों में अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित अध्याय है? तो अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित न्याय क्या? भाग छठा। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग छठे में राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों में से संबंधित अध्याय है और ये अनुच्छेद 233 से 237 के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित अध्याय है और ये अनुच्छेद 239 से 242 के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में राजनीति निदेशक के सिद्धांत से संबंधित अध्याय है और ये अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? तो पहली लोकसभा के उपसभापति कौन थे आपके? एन अनंत शयानम अयंगर। तो याद रखिएगा, भारत की प्रथम लोकसभा 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 में एन अनंत शयानम अयंगर उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर थे। उन्हें 1956 में लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। फिर आगे आपसे क्या कह रहे हैं, 25वें क्वेश्चन में हम लोग पहुँचते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखिए, नेक्स्ट पेज में आपसे सिंपली कह रहे हैं कि भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किसे प्रस्तुत किया जाता है? आपका राष्ट्रपति को। तो इसमें ध्यान रखें, संविधान के अनुसार अनुच्छेद 149 के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को लोक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। वह विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखता है। नेक्स्ट है आपसे कह रहे हैं, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को फिल इन द ब्लैंक्स की सलाह पर फिल इन द ब्लैंक द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये एकदम इजी है। सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। और नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो यानी आप क्या समझ रहे हो, प्रधानमंत्री सलाह दे रहा है। और अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो इनमें से कौन सा वाक्य सही है? आपका डी वाला। ए और बी दोनों ही सही हैं कि संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। ठीक है ना, दोनों ही सही है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, 27 के बाद 28वें क्वेश्चन में कह रहे हैं, निम्न में से क्या सही नहीं है? तो भाई कौन सा सही नहीं है? पढ़ो जरा, क्या क्या ऑप्शन है। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल तक की किसी भी देश में किसी भी दशा में हटाया नहीं जा सकेगा। तो यही गलत है। हटाया जा सकता है। महाभियोग में हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति का महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाने का प्रावधान संविधान में वर्णित है कि इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। अब देखिए 29वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख विशेष तौर पर किया गया है? राज्य को अपनी नीतियों के निर्माण के समय ध्यान रखना चाहिए कि तो इस 29 में फिर से जरा देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख विशेष तौर पर किया गया है? राज्य को अपनी नीतियों के निर्माण के समय ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, कामगारों पुरुषों एवं महिलाओं एवं अल्पवय बच्चों के स्वास्थ्य एवं उनकी क्षमता के अनुसार नियोजित किया जाए। आर्थिक तंगी के कारण किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्य न करना पड़े जो उसकी उम्र व क्षमता के अनुरूप ना हो। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? ए और बी दोनों ही। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं कि 29 के एक्सप्लेनेशन में अगर देखें तो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 39 के तहत पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने
का अधिकार है। अनुच्छेद 39 अंगा के तहत पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग व आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुई? तो विमुद्रीकरण कब हुई आपकी? 8 नवंबर 2016 में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी की घोषणा की गई थी। आज़ादी के बाद यह दूसरा अवसर था जब देश में नोटबंदी की गई थी। इसी घोषणा से पूरे देश में ₹500 और 1000 के नोट का चलन खत्म हो गया। भारत में पहली बार 16 जनवरी 1978 को जनता पार्टी की गठबंधन सरकार ने 1000, 5000 और 10,000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में ₹5000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसका आंसर हुआ? प्रधानमंत्री जनधन योजना में, ठीक है ना, दिया गया है। ये चीज़ ध्यान रखना। प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई थी और शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया। इसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का खाता खोलना है। इस योजना के तहत खोले गए सभी बैंकों खातों में 5000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा की गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं 32वें क्वेश्चन में, भारत सरकार के बजट के बारे में निम्नलिखित में से सत्य है। क्या सत्य है भाई? तो लोकसभा में 2 चरणों में बजट की चर्चा की जाती है। लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा की मेज पर रखा जाता है। तो इनमें से क्या है आपका? दोनों ही सही है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्र बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे? हाँ, तो कौन सा था? 2016 में किए गए थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRA नहीं है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी नहीं है ये। तो कौन सा नहीं है भाई ये? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये नहीं है, ठीक है ना। निश्चित प्रकार के ऋण भर निर्गमित करने वाली संस्थाओं की और स्वयं ऋण उपकरणों की साख योग्यता का निर्धारण करने वाली संस्था का नाम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। प्रशासन में दिए गए विकल्पों में से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, अन्य तीनों इसकी श्रेणी में आती हैं। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं 35वें के में कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की ATM सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है? तो इसमें कौन सा आंसर होगा आपका? सफ़ेद लेबल ATM है ना, सफ़ेद लेबल ATM होगा, ध्यान रखिएगा कि सफ़ेद लेबल ATM के अंतर्गत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ATM सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। इन्हें ATM की तरह ही सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, लेकिन इन पर किसी बैंक का लेबल नहीं लगाया जाता है। इनमें 2 पक्ष शामिल होते हैं, एक पक्ष बैंक होता है, दूसरे ATM का मुखिया होता है, और इस पहल के माध्यम से ग्राहक को अधिक सुविधा प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं शब्द भेदिया लेन देन इनसाइडर ट्रेडिंग किस से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? आपकी शेयर बाजार से संबंधित, एकदम रट लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, केंद्रीय GST कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की है? केंद्रीय GST कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की है? 2017 में, अप्रैल में किया था। हाँ सोचो, हाँ 12 अप्रैल 2017 में किया था, ध्यान रखिएगा। अप्रैल आप सही बोल रहे थे लेकिन 12 अप्रैल है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण क्या था कि ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी इसाबेला की हत्या इस युद्ध का तत्कालिक कारण था। यह घटना 28 जून 1914 को साराजेवो में घटित हुई थी। यूरोप, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट है आपसे क्या कह रहे हैं, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो कौन थे आपके? माओ जेडोंग, ठीक है ना। नाम थोड़ा कठिन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः संस्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी आपकी? 1868 AD में हुई थी।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कौन सा समीकरण चार्ल्स के नियम को प्रकट करता है। तो ये एकदम इजी है, चार्ल्स के नियम को कौन सा समीकरण प्रकट करता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ध्यान रखना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ क्या है कि स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप का अनुक्रमानुपाती होता है, ये तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कोई पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकता है, पूछ रहा है आपसे। गतिक उत्थान के कारण, पानी शयनार्थ के कारण, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप बता सकते हो। पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, ध्यान रखिएगा, कीड़े या मच्छर पानी की सतह पर पानी के पृष्ठ तनाव के कारण बिना डूबे घूम सकते हैं। पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण संसंजक बल होता है, जिस किसी द्रव के पृष्ठ पर एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए क्या क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है। तो कमरे के ताप पर ये तो रटा हुआ है ब्रोमीन। गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है, ठीक है, गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है। यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन वही रहेगा, ठीक है ना, जैसे था वही रहेगा, क्योंकि वो गिलास में बर्फ पानी में के ऊपर है ना, पहले से ही है। समझ पाए बात को, तो वही रहेगा, बस वो बर्फ क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा। नेक्स्ट है आपसे क्या कह रहा है, 2 मोलों की आदर्श एकल परमाणु गैस का नियत दाब पर 1 डिग्री सेल्सियस से ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान है। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, डेल्टा Q इक्वल टू NCP डेल्टा T। तो यहाँ पर आपका ये क्या है, स्पेसिफिक कांस्टेंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर है ये। फिर यहाँ पर टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 1 डिग्री सेल्सियस, N आपको दिया हुआ है 2 मोल और CP आपको दिया हुआ है 5R/2। तो यहाँ अगर रखेंगे तो देखो 2 5R/2 और ये 1, तो इसको सॉल्व किए तो 5R आ गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला है, यहाँ पर सबका मान रख दिया हमने और आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है 45वें के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 में कि एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो कब प्राप्त नहीं किया जा सकता, बादल छाए हुए दिन पर, ठीक है ना, बादल छाए हुए दिन पर नहीं किया जा सकता है। और आगे क्या कह रहा है, फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता है। तो सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है फ्यूज तार की, कि पतला एवं छोटा, पतला एवं छोटा होता है फ्यूज तार की सबसे विशेष उपयुक्त विशेषता है। फिर धारावाहक तार कैसे होता है, धारावाहक तार कैसा होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये होता है ऋणात्मक आवेशित, ठीक है ना। इसमें जो है धारावाहक तार धनावेशित होते हैं, क्योंकि धातुएं उष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं। तो ये आपका ऋणात्मक नहीं धनात्मक आवेशित होगा, ठीक है ना, धनात्मक आवेशित। विद्युत सुचालक होती है और इसमें धनायन होते हैं। विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहें, डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करके देता है। तो क्या देता है ये आपको, B2H6 प्लस अमोनिया यानी 2 NH3 देता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये ज़्यादा मात्रा में अमोनिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। इनमें से कौन सा जो असत्य कथन है, तो यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यही असत्य कथन है, ठीक है ना, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, चार धातुओं में आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 है। तो ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, ये तो समझ रहे हो ना, NH2NP3 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे नाइट्रोजन हुआ तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p3, ये नाइट्रोजन का हो गया। तो ये कह रहे चार धातुओं में, तो देखो ये NH2 और 2p3 है, तो ये N जो है आपके क्या है, ये 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो यहाँ पर N2 है और यहाँ पर 2 और P3 है। देखो जो S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, P ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और 3 है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन एक एग्जाम्पल होगा, ऐसे बहुत सारे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, क्या कह रहे हैं 52 में कि यदि विलयन तापमान 21 तथा विलायक तापमान T2 पर उबलता है तब क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आएगा T2 माइनस T1। तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 से होगा, ये ध्यान रखिएगा। डेल्टा TB इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट
इसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज T2 माइनस T1। अब आते हैं हेमाटाइट किसका आवश्यक है, तो हेमाटाइट आपका किसका आवश्यक है, लोहे का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हवा से नमी को अवशोषित करने वाले पदार्थ का गुण, तो हवा से अवशोषित करने वाले पदार्थ का गुण क्या होता है आपका, सिंपली डेलीकेशंस होता है, डेलीकेशंस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, कोयला प्रक्रिया से बनता है, तो कोयला आपका किस प्रक्रिया से बनता है, तो ये सिंपली होगा कार्बोनाइजेशन से बनता है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है किससे होता है, टंगस्टन से होता है। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का दूसरा स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है, जो स्थित है, कहाँ स्थित है आपका, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं किस जीव में कशाब पाया जाता है, तो किस जीव में कशाब पाया जाता है आपका, सिंपली पैरामीशियम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, तो कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, तो क्या होता है आपका, सुबेरिन होता है, ध्यान रखिएगा। सुबेरिन पेरिडर्म की कार्क कोशिकाओं से सेलुलोज के साथ मिश्रित पदार्थ है, यह एक संश्लिष्ट वसीय अम्ल है और इसकी उपस्थिति के कारण कोशिकाएं भित्ति से होकर पानी आर पार नहीं जा सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या करें, निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा शुक्रवाहिनी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में कि अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब डैश हो, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, कम हो। नेक्स्ट है आपसे पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। फिर इसमें क्या कह रहे हैं, इंटेंसिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, तो ये आपका किस क्षेत्र से है, आपका टीकाकरण से है, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, टाइफाइड मियादी बुखार किससे फैलता है, तो मियादी बुखार आपका पानी और खाद्य पदार्थ से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है, तो सूक्ष्म जीवों को कौन सा जो नष्ट नहीं करता है, आपका निस्पंदन। अब उसके बाद आते हैं निम्न में से कौन सी पुस्तक रोहिटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है, तो रोहिटन मिस्त्री द्वारा क्या लिखी गई है आपका, ए फाइन बैलेंस लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है आपका, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है आपका, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था, तो किसान आंदोलन का नेता कौन था, स्वामी विद्यानंद थे। फिर वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है, तो क्या थी आपकी अनुमानित आबादी, 10 करोड़ थी। अब आते हैं गणित में, तो एक रफ कॉपी दीजिए और गणित का क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं कि क्या कह रहा है गणित के क्वेश्चन में। इसमें कह रहे हैं आपसे कि जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तब शेष 3 बचता है, तो देखो n को जब 7 से विभाजित किया गया है तो कितना बच रहा है, 3 बच रहा है रिमाइंडर। अब कह रहे हैं यदि 5n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर n की जगह जो 3 बचा था रख दो, तो 5 × 3/7, ठीक है ना, तो 15/7 आएगा, इसको डिवाइड कर दो, 7 2 × 14, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली 1 शेष बचेगा। समझ पाए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 203 + 107 का स्क्वायर माइनस, तो ये एकदम इजी है, यहाँ पर a + b का स्क्वायर और -a - b का होल स्क्वायर लगाओगे, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, a² + b² + 2ab -a² - b² + 2ab, ये गया, तो क्या आया 4ab। तो a क्या है हमारा यहाँ पर 203 है, b क्या है 107 है, तो यहाँ रख दो 4 × 203 × 107। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 86884, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कैसे आएगा, 4 3 = 12 और 12 7 = 84, 4 8 कैरी 00 8 आ गया, 0 + 8 8, मतलब ऐसे सॉल्व मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 73 में y = इसका टिक लगा दे रहा हूँ, इसका आंसर जो होगा कितना आया था हमारा 86884, तो 86884 बी ऑप्शन सही है। अब देखो y = 1/x - 1
के ग्राफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है ग्राफ के संबंध में। तो y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 है, तो देखो y इक्वल टू 1 अपॉन x का ग्राफ कैसा होता है तो सबको पता है, इधर से ऐसे जाएगा और इधर से ऐसे जाएगा, ये सब पढ़ाया गया है आपको क्लास 11th में। अब उसके बाद अगर ये y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 हो जाए तो ये क्या होगा कि x माइनस 1 शिफ्ट कर जाएगा इधर से, तो यहाँ से ये 1 पॉइंट अगर है x इक्वल टू 1 है तो ये यहाँ से अब ऐसे बनेगा, शिफ्ट कर जाएगा और ये चीज़ यहाँ से ऐसे अब स्टार्ट होगी। ये आपका ग्राफ हो गया। अब देखते हैं क्या कह रहा है, तो कौन सा एक सही है। तो डोमेन x इज़ द एलिमेंट ऑफ R है और x इज़ नॉट इक्वल टू 1 है और परास यानी रेंज वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो रेंज कह रहे हैं कि वास्तविक संख्या का समुच्चय है, तो ये तो सही नहीं। डोमेन जो है एकदम सही है, x इज़ द एलिमेंट ऑफ R सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू 1, डोमेन सही है, जबकि रेंज y इज़ द एलिमेंट ऑफ R है और y इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका रेंज कैसे निकालेंगे, क्रॉस x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन y, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन y प्लस 1, तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 y। तो यहाँ पर y जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो सही है, यानी बी ऑप्शन सही है कि y 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और y इज़ द एलिमेंट ऑफ R है। तो ये चीज़ समझ में आया कैसे निकालना है। पहले देखो यहाँ से जो है रेंज डोमेन निकालेंगे, यहाँ 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0 और 1 अपॉन 0 क्या होता है अनडिफाइंड, तो इसलिए x इक्वल टू 1 नहीं लेंगे इस वाले केस में डोमेन निकालने में। तो ये क्या हो जाएगा x इज़ द एलिमेंट ऑफ R और सच डैट x इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये डोमेन हो गया। और रेंज में क्या करते हैं कि x के इक्वल y के वैल्यू को निकालते हैं, यहाँ y के इक्वल x वाला होता है, यहाँ x के इक्वल y के टर्म में निकालते हैं। फिर उसके बाद देखो y जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हुआ तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा ना, अभी मैंने बोला ये 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये रेंज हो जाएगा हमारा x इज़ द एलिमेंट ऑफ R सच दैट y इज़ नॉट, ये y इज़ द एलिमेंट ऑफ R, y इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि y के टर्म में निकाले ना इसलिए x नहीं होगा y होगा, ध्यान रखना। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि C0 C1 C2 डॉट Cn 1 प्लस x होल की पावर n के प्रसार में गुणांक है तो C1 प्लस C2 डॉट Cn का मान क्या है। तो भाई इसका मान क्या होगा, इसको निकाल लेते हैं हम लोग, एकदम इजी है, इसमें घबराने वाली क्या बात है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि 1 प्लस x होल की पावर n है, तो क्या हो जाएगा हमारा NC0 सबसे पहले, फिर NC1x, फिर NC2x स्क्वायर, फिर NC3, ये बायनॉमियल थ्योरम है क्लास 11th का, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, NCnx की पावर n हो जाएगा। फिर यहाँ से ये हो जाएगा कि यहाँ पर x की जगह लिख दो पुट x इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर n क्या होगा ये पूरा आ जाएगा NC0, फिर NC1, फिर NC2, और ये x स्क्वायर है तो x की जगह क्या रखा है आपने 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो डॉट 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 फिर NCn तक आएगा। ये आपका लंबा चौड़ा आया, और यही तो आपसे पूछ रहा था कि अच्छा NC0 आपका क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर 1 रख दो, इस 1 को इधर ले आओ तो 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 प्लस NCn का क्या आ गया सम करने पर मान, ये B वाला। ये समझ में आया, देखो यही निकालने को कह रहा था ना C1 C2 डॉट डॉट Cn तक, यहाँ ये n लिखा नहीं है ऊपर, ये मतलब इसका यही है, C1 का मतलब NC1 है, C2 का मतलब NC2 है, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका, तो 2 की पावर n माइनस 1 B वाला सही है। अब देखो नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि सभी x और y के लिए fx प्लस y जो है fx इंटू fy है, तो f5 ये किसके बराबर है, जहाँ f डैश x fx का अवकलज है, यानी f डैश x की ये बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है कि fx और fy ये किसके बराबर है, fx प्लस y के है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग अपनी तरफ से अगर मान लेते हैं लेट fx क्या है आपका ax है, तो fx प्लस y क्या होगा ax प्लस y होगा,
क्योंकि ये x से x प्लस वाई रिप्लेस हो जाएगा, और एफ वाई क्या हो जाएगा, x जो है y से रिप्लेस हो जाएगा तो क्या होगा, a की पावर y हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें f5 की बात करें तो f5 क्या हो जाएगा, a की पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है कि f डैश x निकालना है। तो ये एफ एक्स ए एक्स है, तो एफ डैश एक्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स लॉग बेस ई ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो एफ डैश आपसे कह रहा है एफ डैश 5 क्या होगा, तो एफ डैश 5 क्या हो जाएगा, ए की पावर 5 लॉग बेस ई 5, ये हो जाएगा। ठीक है ना जी। अब एफ डैश 5 लॉग बेस ई 5 हो गया, और लॉग बेस ई 5 कब देगा ये, जब एफ डैश 0 के इक्वल रखोगे यहाँ पर। अच्छा निकाला नहीं गया यहाँ पर, तो इसको मैं अलग से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो एफ डैश 0 की बात करें, यहाँ पर पुटअप करें तो x की वैल्यू अगर 0 पुटअप करें इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 0, और a की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये आएगा लॉग बेस ई ए, यानी मैं यहाँ पर यहाँ पर ये a ही रहेगा, क्योंकि x की जगह 5 रखना है, a की जगह नहीं। तो ये a की जगह वैसे ही रहेगा, x की जगह 5। तो लॉग बेस ई a को मैं क्या लिख सकता हूँ, f डैश 0 लिख सकता हूँ। a की पावर 5 को क्या लिख सकता हूँ, f5 लिख सकता हूँ। तो f डैश 5 क्या आया, f5 इंटू एफ डैश 0। तो देखो इसमें कौन सा मिल रहा है, f5 इंटू एफ डैश 0। ठीक है ना, कौन सा मिला इसमें, ए वाला ही मिला। हाँ, तो यही आंसर हो जाएगा। मैं एक बार चेकआउट कर लूँ, f5 इंटू एफ डैश 0। हाँ ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक कक्षा की औसत आयु 40 वर्ष है और 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है। कक्षा में प्रवेश करते हैं तो कक्षा की औसत आयु 4 घट जाती है, तो मूल कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, तो 4 घट जाती है, प्रवेश करते हैं। तो इसको देखो कैसे करेंगे हम लोग, अपनी तरफ से हम लोग मान लेते हैं कि कुल संख्या कितनी है, x है। हाँ, लेट संख्या, अब इसमें एक कक्षा की औसत आयु 40 वर्ष से 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 32 वर्ष से कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो कक्षा की औसत आयु 4 घट जाती है, तो मूल कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। तो इसमें मान लेते हैं हम लोग संख्या की, मान लेते हैं कुल संख्या है x। तो हमारे पास औसत आयु है 40, तो एक की कितनी होगी, 40 गुणे x हो जाएगी। ठीक है ना जी। अगर आपसे कह रहा है एक कक्षा की औसत आयु 40 वर्ष है, तो ये एक की है 40 वर्ष, तो अगर x संख्या है तो कितनी हो जाएगी, 40 गुणे x हो जाएगी। फिर 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 32 है, तो प्लस 12 गुणे 32, क्योंकि एक औसत आयु की मतलब एक की 32 वर्ष है, तो वायु 12 की कितने होगी, 12 गुणे 32 बटे, आपको इसको क्या करना होगा कि कुल संख्या x थी पहले, और अब कितनी हो गई, 12 हो गई। एवरेज निकाल रहा हूँ मैं, एवरेज समझ रहे हो ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हम लोग टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करके लिख देते थे n की वैल्यू। तो यहाँ पर कुल संख्या x प्लस 12 है, और ये किसके इक्वल है, पहले 40 था, 40 में से 4 घट गया है, इसके इक्वल है। अब इनको सॉल्व करोगे तो 40x और 12 गुणे 32 करोगे तो 384 बटे x प्लस 12, ये हो जाएगा आपका 36, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40x प्लस 384, 36x प्लस 12 6 या 72, 7 कैरी 12 3 जा 36, 36 और 7 43, ये हो गया हमारा। तो ये इसको इधर माइनस किए तो 4x हो जाएगा, 432 में 380, ये क्या लिखा है 4 ना, 384 है, 384 को माइनस किए तो कितना आ जाएगा, इसको करोगे माइनस तो 48 आ जाएगा, 4x बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12, तो यानी कुल संख्या विद्यार्थियों की 12 है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है। मतलब अधिकतम प्रेक्षण माइनस न्यूनतम प्रेक्षण किसके बराबर होता है, परिसर के बराबर होता है।
ध्यान रखिएगा। अब इसको करते हैं हम लोग, इसमें भी हम लोगों को सॉल्व करना है। भूमि तल में एक भवन के शीर्ष तथा उस पर लगे झंडे के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः x डिग्री तथा 45 डिग्री हैं। देखो ये भवन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इस पर एक झंडा लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है इस टाइप से, और ये जो है x डिग्री बना रहा है, और ये जो है इसी से 45 ये x बना रहा है, भवन x बना रहा है क्वेश्चन में कह रहा है, और ये जो झंडा है ये 45 बना रहा है, ठीक है ना जी। और इस भवन का लंबाई मान लेते हैं हाइट h है और इसका h1 है, और कुछ नहीं। अब देखो ये A B C D ये पॉइंट हो गए। अब इसको करते हैं अगर, तो यहाँ पर tan, ध्यान से देखो, tan x डिग्री निकालें तो tan थीटा क्या हो जाएगा, x डिग्री यहाँ से, तो एल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो एल्टीट्यूड कितना होता है भवन का कि पूरे का, तो h प्लस h1 अपॉन बेस, ये हो जाएगा आपका भूमि तल का यानी DC, हाँ, या CD कह लें। ये हो गया x। अब इसमें जो है इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखते हैं, तो tan 45, ये मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, x डिग्री इतना है, h होगा बस h होगा, तो tan 45 कितना होगा, h प्लस h1 अपॉन CD, वेरी गुड। तो ये एक हो गया, तो CD बराबर हो गया h प्लस h1, और यहाँ से CD अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, ये CD की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, है ना, तो tan x बराबर क्या हो गया, h अपॉन h प्लस h1, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दिए तो tan x h प्लस h1 दिस इज h, तो ये हो गया h tan x प्लस tan x इंटू h1 दिस इज h। अब ये h वालों को एक साथ ले रहे तो h हो जाएगा, तो ये tan x, इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा h माइनस h tan x, ये हो जाएगा h1 tan x, ठीक है ना, तो यहाँ से h कॉमन लिया तो ये 1 माइनस tan x हो जाएगा, दिस इज h1 tan x, तो h कितना हो जाएगा, h1 tan x अपॉन 1 माइनस tan x। तो अगर h1 निकालना चाहो तो h1 हो जाएगा 1 माइनस tan x h अपॉन tan x, ठीक है ना, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसमें अगर मार्कअप करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, h1 माइनस tan x अपॉन tan x, समझ में आया कि नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 6 6 6 6 6 तक गया है, तो ये कितना हो जाएगा, तो एकदम इजी है, 2 की पावर 6 हो जाएगा। अभी निकाले थे ना 2 की पावर n माइनस 1 आया था, कब, अभी यहाँ पे निकाले थे, लग रहा भूल गए हो तो। ये देखो यहाँ पर NC 0 से लेकर के NC n तक क्या आया था, 2 की पावर n आया था, तो ये देखो ये NC 0 से ही स्टार्ट है, बस n की जगह 6 हो गया, तो यहाँ पर n की जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 6, बस हो गया आंसर। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है cos 18 sin 18 फिर cos 18 माइनस sin 18, तो इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा, देखो cos 18 प्लस sin 18, और ये cos 18 माइनस sin 18, cos 18 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा sin 18 बटे cos 18 tan 18, और ये इधर से ऐसे इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा tan 18, ठीक है ना। अब 1 किसके बराबर होता है, 45 के बराबर, तो जाएगा tan 45 प्लस tan 18 अपॉन 1 माइनस tan 45 गुणे tan 18, तो ये देखो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो ये हो जाएगा आपका tan a प्लस b यानी 45 प्लस 18, उसको सॉल्व करोगे तो कितना, 8 5 13 और 4 1 5 1 6, तो tan 63 डिग्री, तो tan 63 आपका आंसर हो जाएगा। तो tan 63 डिग्री आपका क्या हो गया, डी हो गया ऑप्शन। अब देखो हिंदी में आते हैं हम लोग और फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं किस काल को गतकाल के नाम से भी जाना जाता है, तो किस काल को गतकाल नाम से भी जाना जाता है, तो आपका आधुनिक काल को, ठीक है ना, कि मध्यकाल को, आधुनिक काल को, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे क्या कह रहे हैं नेक्स्ट में,
सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, सिंध भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। क्या पढ़ते हो? अब इसमें ये कह रहा है, अब पढ़ो जरा, ये क्या लिखा है? ब्राचड़ अपभ्रंश। हाँ, ये हो गया। नेक्स्ट आपसे क्या हो गया, इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है? कठिन काव्य का कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। क्या होगा? केशव दास को कहा गया है। नाम भी इनका भगवान का है, लेकिन ये प्रेत हैं किसके? कठिन काव्य के प्रेत हैं। अब नेक्स्ट है आपका, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 12 मार्च 1954 में हुई थी। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए? तो किस में प्रतिष्ठित किए थे ये मैथिली शरण जी? साकेत। नेक्स्ट है, हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो भाई कौन है? शेर बहादुर। हाँ, तो इसमें आपका हो जाएगा आगे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, बतरस लालच लाल की मुरलीधर लुकाई, यह पंक्ति किसकी है भाई? तो ये पंक्ति किसकी है? आपकी बिहारी की है, जबकि ये भगवान का लिख रहा है, ये बिहारी है। अब देखो नेक्स्ट कह रहे हैं, असौ ने मानते कस्म्यादु नाशनम मणिकली क्रांति, पंक्ति किस लेखक की है? तो ये किस लेखक की हो जाएगी? आपकी जयदेव की। नेक्स्ट कह रहे हैं, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो ये किसका प्रसिद्ध कथन है भाई? तो रामचंद्र शुक्ल का है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय पुरस्कार 2014 किस साहित्यकार को मिला है? तो भाई किस साहित्यकार को मिला है? पट से लगा दो, काशीनाथ सिंह को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें आपको पैराग्राफ पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और करना है, तो इसको करिएगा। इसका आंसर की बात करें तो आंसर आपको बता दे रहे हैं, सी होगा, खुद से करिएगा। और सी के बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगर हम लोग 92 पर, तो 92 पर देखिए क्या कह रहे हैं आपसे। हाँ, 92 पर क्या कह रहे हैं आपसे? Select the option which underline extract of the central ideas of the extract. हाँ, कह दीजिए कि नहीं सब? तो ये आपका 92 का डी हो जाएगा। देखो इसमें क्या कह रहे हैं 93 वाले क्वेश्चन में कि इनडायरेक्ट नरेशन में आपको बदलना है, एन टोल्ड माई ब्रदर आई विल मीट यू इन योर क्लास, तो एन टोल्ड माई ब्रदर डेट शी वुड मीट हिम इन हिज क्लास। अब इस कह रहे हैं दिस फॉर एडवर्टाइजमेंट इज चीप एंड इंफॉर्मेटिव, तो आपका न्यूज़पेपर हो जाएगा। चीप है ना, सबसे सस्ता है ना, 2 रुपया का पेपर, चीप एंड इंफॉर्मेटिव। अब तो न्यूज़पेपर बहुत कम लोग ही पढ़ते हैं ना, ये दैनिक जागरण सब मोबाइले से न्यूज़ देख लेते हैं। 50 बकबका रहे हैं कुछ ना कुछ न्यूज़ खोल करके। सुनो भाई, हमारी न्यूज़ सुनो। अब नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो ये जो है आपका हो गया न्यूज़पेपर। अब आगे आते हैं कि इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो यहाँ पर कह रहा है ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम, बी हो, तो इसका क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, आई वाज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अब उसके बाद देखो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। द टीचर सेड व्हाई कैन नॉट यू कम स्कूल ऑन टाइम रीमा, तो ये हो जाएगा आपका द टीचर आस्क्ड रीमा व्हाई शी कुड नॉट कम टू स्कूल ऑन टाइम। नेक्स्ट हो जाएगा रीड ई सेंटेंसेस टू डिटरमाइन इफ इट इज ए डिक्लेरेटिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, तो ये आपका आ जाएगा डिक्लेरेटिव में आ जाएगा। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, क्या है? डिक्लेरेटिव है, डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, एक तरीके से। नेक्स्ट हो जाएगा आपका चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंसेस। तो गिवन सेंटेंसेस में क्या हो जाएगा? आई हैव टू वर्क हार्ड, आई मस्ट पास दिस टाइम। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि ये पैसेज टाइप का है। देखिए ये पैसेज है, रीड द पैसेज केयरफुली, तो इसको पैसेज आपको खुद करना है, रीड करना, और रीड करके आपको आंसर टिक आउट करना है। तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसका डी होगा और इसका इंटॉक्सिकेंट होगा बी, आपको ये खुद से पढ़ करके करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये मॉडल पेपर टेस्ट पेपर भी हो गया। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग नेक्स्ट मॉक टेस्ट पेपर को करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय भारत माता, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।